आपका मेज़बान शेख अजीज़ुर्रहमान। कानून के शोबे में एक पेशा और कहलाता है, वो है वकला का पेशा। वकला अदलिया की आज़ादी हो या जज साहिबान की बहाली का मैटर, यही काला कोट और यही वकला हमेशा दीवार बनकर खड़े होते हैं और अदलिया की आज़ादी और जज साहिबान की बहाली में अहम किरदार अदा करते हैं। बदकिस्मती हमारे मुल्क की यह है कि इन्हीं वकला पर आजकल देखने में आया है कि बेतहाशा मसाइल पाए जाते हैं। इन मसाइल को उजागर करने के लिए आज हमारे साथ माहिर कानून वाहिद किरण शोरो साहब हमारी नशस्त का हिस्सा हैं। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कश्मीर न्यूज़ चैनल अदलिया की आज़ादी और वकला के मसाइल के हवाले से आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ी मेहरबानी सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह के एहसान। आपके सर हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। वहीद करण शोरो सर, एडवोकेट हैदराबाद में प्रैक्टिस करता हूँ जी। और यही है नाम। सर ब्लोइंग कहाँ से करते हैं सर? हैदराबाद से। हैदराबाद। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फरमाएं। इब्तिदाई तालीम भी हैदराबाद मॉडल स्कूल से मैट्रिक किया जी। मॉडल स्कूल से ही फिर इंटर किया और सिंध यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया, एलएलएम किया, मास्टर्स ऑफ लॉ किया, एमफिल किया। ये कौन से सन की बात है सर? ये 2004 में मैंने जो है एमफिल ये किया, लॉ किया। उसके बाद 2007 में एलएलएम किया सिंध यूनिवर्सिटी अलसा काजी कैंपस से। और अभी तो हमारी एलएलएम जो डिग्री है वो इज इक्वल टू एमफिल हैक वालों ने की नोटिफिकेशन के थ्रू हो गई। सर माजी और निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? जी सॉरी, माजी और निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? माजी और अभी के निज़ाम तालीम में, माजी के निज़ाम तालीम में और अभी के निज़ाम तालीम में अगर एलएलबी की अब बात करेंगे तो एलएलबी की काफ़ी बेहतरी की तरफ आई है माजी से बनस्बत माजी के, क्योंकि अभी जो बैच जो नौजवानों की आ रही हैं वो माशाल्लाह एक कॉम्पिटेंट और बहुत ही रिलायबल एक बेंचेस हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स जो अभी आ रहे हैं तो उसमें लॉ गेट भी होता है और एक लॉ गेट तो फाइनल में है। पहले लेट फी की इसकी एलएलबी की एप्लीके होती है, टेस्ट होती है। उसके बाद फिर 5 साल सेमेस्टर वाइज उनको पढ़ना और इतनी मेहनत से पास करना, क्योंकि बहुत मुश्किल थोड़ा टारगेट किया है, लेकिन उससे ये है कि उससे क्रीम हमारे पास वकला की बेशकारी है। निज़ाम तालीम हो या कानून की तालीम, बड़ा फ़र्क पाया जाता है, लेकिन आजकल के नए आने वाले वकला तालीम से नाला नज़र आते हैं। आर्गूमेंट्स के मौके पर उनसे बात नहीं की जाती, शॉर्टकट जाते हैं। आप माजी से लीगल प्रैक्टिस करते चला रहे हैं, कहाँ तसाद पाया जाता है? असल में हमारे पास फुकदान है, जो हमारे जूनियर्स जो हमारे नौजवान आते हैं जी, उनको जो हमारे सीनियर्स जो अपने साथ रखते हैं तो उनको बजाय कि कुछ सिखाने के उनको कुछ सिखाएं, उनको कुछ ट्रेन करें। जी। बदकिस्मती से हमारे पास उनके पास कोई वजीफ़ा भी नहीं होता है माहाना के सीनियर्स उनको दें माहाना, और बग़ैर वजीफ़े के वो आते हैं तो फिर उनको सिर्फ ऑफिस के ये आप ऑर्डर निकलवा लो, ये फलां नोटिस निकलवा लो, इन चीज़ों में जो असिस्टेंट जो मुंशी काम करते हैं अगर उनसे अब हम लेंगे तो डिसार्ट भी होंगे। तो सर आपकी निगाह में निज़ाम तालीम को फ़ाल बनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल है, निज़ाम तालीम तो फ़ाल हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो ज़रूरत है वो हम अपनी बार एसोसिएशंस में उनकी ट्रेनिंग्स करवाएं और बार एसोसिएशंस उनको सपोर्ट करें नौजवानों को। बार काउंसिल जो मदर बार है हमारी, वो कोई वजीफ़ा कोई इस तरह का कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि नौजवान जो है सुक्का सांस लें। वो कहाँ से आते हैं, कोई बदीन से, कोई उमरकोट से, कोई कहाँ से आते हैं, अपने इंडिविजुअल रहते हैं, 2-4 दोस्त आपस में मिलकर रहते हैं, उनको नीड्स होती हैं ज़ाहिर है मंथली अगर उनका कोई हो जाए सिस्टम तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। शोबे वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसा है आपको? शोबे वकालत तो सोच समझ कर ही मैं आया था। मुझे ज़ाहिर है मुझे बहुत एक टची फील्ड लगती है और
क्योंकि काले कोट में हम रहकर हम बहुत कुछ हम अवामुन नास की जो खिदमत कर सकते जी। हैं, वो उसकी बहुत बड़ी फील्ड है हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कर भी रहे हैं। तो इस वजह से ये तो मेरा एम इन लाइफ समझ लें कि एडवोकेसी था। सर, माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक आपने कभी वकला की सियासत में हिस्सा लिया? जी, तहरीक में हिस्सा लिया था। तहरीक में हम बढ़ चढ़ कर आगे थे। 2007 की तहरीक थी, जी। उसमें काफ़ी हमारे सीनियर्स, काफ़ी अब्दुल सत्तार साहब, अल्लाह बचाओ साहब, काफ़ी निसार अहमद दुरानी साहब, नूरुल्लाह कुरैशी साहब, काफ़ी हमारे सीनियर जो हमारे लीड कर रहे थे हैदराबाद से, जी। उनके साथ हम रहे। हम काफ़ी एक्टिव भी थे और यही एक दौर हमने देखा तहरीक का, जो हम्म। माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत हाई फाई लेवल पर गई जी। और फिर देखा कि उस चीफ जस्टिस को रिस्टोर करवाया भी जी। गया। तो इसमें एक्सपीरियंस रहा मेरा। कभी आपको शोबे वकालत की तरफ से हुकूमती सतह पे कोई आपको पेशकश हुई? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हुई। कभी नहीं, ऐसे तो नहीं। बार के हवाले से कभी खदमात अंजाम दी आपने? बार के हवाले से ये है कि बार हमारा एक होता है, बार एसोसिएशन हमारा एक फैमिली सिस्टम होता है। जी। इलेक्शंस भी आप देखते हैं कि हम हमारे इलेक्शंस भी फ्रेंडली होते हैं हम्म। और अल्लाह इसको नज़र से बचाए, ये फैमिली माहौल ही कायम रहे। तो उसमें ये है कि भले हम ओहदों पर ना भी हों, लेकिन हमारे शोल्डर्स पे कुछ जिम्मेदारी होती हैं, तो हम वो बखूबी निभा रहे जब हैं। आपने अपनी लीगल प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया तो आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? ये मेरे उस्ताद मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद यूसुफ लगारी साहब, माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैं उनको दुआएं देता हूँ आज जी, तक। मामा यूसुफ मामा लगारी साहब। यूसुफ जी। लगारी, उन्होंने मुझे मास्टर्स ऑफ लॉ भी उन्होंने करवाया। वो डीन ऑफ चेयरमैन ऑफ फैकल्टी थे जी। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मौला सेहत दे, उनका दुआ गो हूँ, मैं ज़िंदगी भर रहूँगा। बिल्कुल। सर, लीगल प्रैक्टिस के हवाले से जब आपने अपने करियर का आगाज शुरू किया तो दीवानी मुकदमात से शुरू किया होगा। आजकल मुकदमात के हवाले से आपकी क्या मसरूफियत है? मुकदमात के हवाले से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस से एक क्रिमिनल पे और लेबर फैमिली 3 कंपोनेंट्स पे, हम्म। तो माशाल्लाह बेहतरीन, अल्लाह की बड़ी फजल करम नवाजी है जी। और बेहतरीन जा रही है फील्ड। सर, देखने में आया है कि आजकल जाली वकला की भरमार पाई जाती है, जिसकी वजह से प्रोफेशनल वकला पर काफ़ी असरअंदाज होते हैं। इन जाली वकलों को कैसे रोका जाए? जाली वकला, ये आपने जो अभी सवाल किया है ना, यही लुबे लबाब है हमारे सारी इसका, आज की इस नशिस्त का। क्योंकि जो जाली वकला ने, जो देखें सिंध बार काउंसिल में हमारे पास इनरोलमेंट जब होती है, तो हमारे पास बदकिस्मती से वो भी इनरोल्ड हैं जो टीचर्स हैं, जी। जो एजुकेशन में दारोगा हैं, जी। या कोई चपरासी है, कोई कहाँ पर काम करता है। तो उन्होंने भी एलएलबी जब की भी हुई है, कुछ ने ना भी की है, लेकिन सिंध बार काउंसिल ने उनको इनरोलमेंट दे रखी है। अभी इस सिलसिले में मेरी एक पिटीशन भी है सिंध बार काउंसिल से पहले, अर्जेंसी लगा के, ये मैंने 2 दिन के बाद इंशाल्लाह वो लग जाएगी। उसमें मेरा प्रेयर मेरी यही है कि 2018 में जस्टिस साकिब निसार, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने फैसला दिया था कि तमाम जो मदर्स बार्स हैं, उनको वकला की वेरिफिकेशन करानी चाहिए, डिग्रीज की। तो पंजाब ने वेरिफिकेशन करवाई, तो उसमें वाइस चेयरमैन जो सिंध बार पंजाब बार काउंसिल का, वो मैट्रिक पता नहीं इंटर पास निकला, अगर वेरिफिकेशन हुई तो। इस तरह केपीके में भी वेरिफिकेशन हुई, लेकिन सिंध बार काउंसिल ने अभी तक नहीं करवाई। तो उसके बाद फिर वजूहत क्या है सर? हाँ, वजूहत ये है कि यहाँ पर मोनोपोली ये है कि यहाँ पर कुछ एक मैं उसको कहूँगा कि एक माफिया है, जिनके पॉकेट्स में 300-300, 500-500, 1,000 के वोट हैं, उनके पॉकेट्स में होते हैं। वो जब भी अपना कैंडिडेट कोई खड़ा करते हैं या क्या, तो उन स्लीपिंग लॉयर्स को बुलाते हैं, जो मैंने कहा कि कोई टीचर्स हैं, कोई दारोगो हैं, कोई चपरासी हैं, कोई क्या। सर, तमाम बार्स में कंप्यूटराइज सिस्टम होने के बावजूद चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है। इसके हवाले से क्या इलेक्शन के मौके पर धांधली हो सकती है? 100% इलेक्शन के, सिंध बार के इलेक्शन में तकरीबन धांधलियां ही होती हैं। जी। होता है वोट ऐसे पड़ते हैं, होता है इमरान का वोट तो पड़ेंगे कामरान का वोट,
और इस तरह से अभी भी देखें आप, अभी सिंध बार काउंसिल की इलेक्शन में इसमें भी काफ़ी चांसेस हैं कि रिगिंग होगी। तो कैसे रोका जाए सर जाली वकीलों को? जी, जो मेरी जो प्रेयर है अभी हाई कोर्ट में, मैंने अभी जो पिटिशन अभी फाइल की है उसमें प्रेयर ये है कि आप इनको एक तो ट्रेजरी ऑफिस को जो हमारे अकाउंट ब्रांच में है उनको आप लिस्ट दें कि आपके पास इन लिस्ट में जो हमारे पास एनरोल्ड वकील हैं जी तो उनमें से आपके पास मुलाजिम कौन से हैं, जी क्योंकि वो मुलाजिम जो तनख्वाह लेते होंगे तो ट्रेजरी में उनकी सारी स्लिप्स वगैरह आती होंगी। तो ये एक सिंध बार काउंसिल को हमने डायरेक्शन दिलवानी है हाई कोर्ट से कि जी ये करें। और दूसरा बायोमेट्रिक एक हो जाए, तो जैसे बायोमेट्रिक जब हो गया इलेक्शन भी बायोमेट्रिक हो जाएगा। और क्यों नहीं हो सकता है, हाई कोर्ट में आप देखें बायोमेट्रिक इलेक्शन हुआ जी है बिल्कुल। और उसको बाकायदा कामयाबी से हुआ है, तो यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन वो नियत होनी चाहिए। सर देखने में ये भी आया है कि जितने भी वकला साहिबान हैं उनके बेतहाशा मसाइल हैं। आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, आपकी निगाह में ऐसे कौन से वकला के बेतहाशा मसाइल पाए जाते हैं? वकला के देखें अभी तो करंट जो मसाइल हैं वकला के, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली वकला बहुत परेशान है, क्योंकि हमारी बार एसोसिएशंस जो है ना वो कमज़ोर हैं। हमारी बार एसोसिएशंस कमज़ोर इस वजह से कह रहा हूँ कि जब भी ये इलेक्शंस वगैरह होते हैं और जो बॉडीज़ हमारी इलेक्ट होके आती हैं जी वो अपने कामों में अपने उल्लू सीधे सीधे करने में लग जाते हैं। तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, जजेस जो नीचे हैं या जी ऊपर हाई कोर्ट के जजेस हैं वो शट ऑफ कॉल तक करते हैं, वकला को इंसल्ट करते हैं। और कानून जो हम केसलास वगैरह जो वकला उनको जो अथॉरिटीज़ वगैरह दी जाती हैं तो उनको एक साइड पर करना और अपनी पॉलिसी के हिसाब से फैसले देना, जी ये एक एडमिनिस्ट्रेटिवली एक लेकिंग्स हैं जो करनी चाहिए बार एसोसिएशंस को। जी लेकिन मैंने कहा कि बार एसोसिएशंस हमारी जब आती हैं इलेक्ट होके तो वो अपने ही कामों में लग जाती हैं। यूसुफ लगारी साहब सजा दे चुके हैं हाई कोर्ट बार के हैदराबाद से। उनके दौर में बड़े काम किए गए, इक़दाम उठाए गए और काम किए यूसुफ लगारी साहब ने। इससे चलिए लोहार साहब हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट बने, क्या इन्होंने भी कोई किरदार अदा किया? इशरत अली लोहार साहब अभी पहले भी रह चुके हैं हमारे जी पास, पहले भी किरदार की बात है तो अभी तक तो बाहर तो मुझे ठंडी नज़र आती है। 1 साल गुजर गया है जी तो अभी तो कुछ जैसे कोई ऐसा लगता है कि कोई आया ही नहीं है। तो इशरत लोहार साहब नेक आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस तो हैं काफ़ी, लेकिन क्या है कि जब मुख्तलिफ दिमाग के लोग आ जाएं जी काबीना में तो फिर थोड़ा खींचातानी होती है, जहन नहीं मिलेंगे, हम आहंगी नहीं होगी तो फिर काम भी नहीं होंगे। देखने में ये भी आया आजकल के दौर में कि बेंच और बार के दरमियान बड़े तसाज़ुम पाए जाते हैं। ये क्यों पाए जाते हैं और इनको रोका कैसे जाए? क्या बार कमज़ोर होती है? बार एक कमज़ोर इस सेंस में है कि जब आप जजेस से अपने फैसले लेंगे, अपने केसेस में जी रिलीफ लेंगे तो फिर जजेस आपको उसी निगाह से देखेंगे कि इनको तो बस अपना काम चाहिए और हम फिर वकला से जिस तरह चाहे हम ट्रीट करें। अदालतों में देखा जा रहा है कि जज साहिबान सीनियर वकला को सुनते हैं, उनकी चेहरा शनासाई के तौर पे सुनते हैं उनकी आर्गूमेंट्स, लेकिन नए आने वाला वकला को नहीं सुनते। ऐसा कुछ है? बिल्कुल काफ़ी फेवरेटिज्म इसको कहते हैं हम, जी वो फेवरेटिज्म तो लागू है हमारे पास, बिल्कुल रिलीफ ना देना। मैंने आपको कहा कि शटअप कॉल तक करना और वकला को डांटना, उनकी इंसल्ट करना, ये मामूल सब बन गया है, जिस पर मैं तो काम कर रहा हूँ, इस पर भी काम जी कर रहा हूँ। सर तमाम बार्स के इलेक्शन मुनक्किद हो रहे हैं, कराची बार हो, सिंध हाई कोर्ट बार हो या सिंध बार कौंसिल, तमाम कैंडिडेट्स के दावे बड़े बड़े आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ अमल दरामद भी होगा, सिर्फ दावे दावे रहेंगे? नहीं, अभी तक तो जो भी देखा है, जो भी जाता है सिंध बार की तरफ लौट कर ही नहीं आता है, उधर का ही होके रह जाता है। अभी देखें 5 साल जो गुजरे हैं जी 5 साल में कोई रिफॉर्म, कोई प्रोग्रेस, कोई चीज़ नहीं। और तो छोड़ें, आप मीटिंग्स के इजलास ही नहीं होते हैं। जी तो ये तो बार काउंसिल भी सिर्फ वो रह गई है कि ऑफिशियल आप एनरोलमेंट करो, कागजात लो और उनकी फाइलें बनाओ और ऑफिस तक महदूद रहेगी, बाकी वेलफेयर के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ। निचली सतह की अदालतों के साथ हाई कोर्ट में तकरीबन
26 लाख से ज़ायद मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज़ायद मुकदमात ज़रिए इल्तवा पाए जा रहे हैं। आइनी बेंचों के ज़रिए नए और पुराने मुकदमात को कैसे निपटाया जाए? इसको बेहतरीन तरीका है, एक तो देखें यहाँ पर आप जो माजी के केसेस तो वो तो बेतहाशा हैं, उनको निमटने के लिए एक तो हमारे पास जो बेंचेस का फुकदान है, जैसे यहाँ पर भी हमारे पास सीनियर जज एक होते हैं और उनके पीछे 3 जज या 4 ये होते हैं, लेकिन जजेस की तादाद भी बढ़ाई जाए जो हमारे पास लेकिन ये तो सर माजी से रोना गाना चलता चला आ रहा है जी। और दूसरी बात के जजेस के ऊपर मैंने फिर हमारी बार पर बात आएगी कि हमारी बार एसोसिएशंस मजबूत होंगी तो बार को कैसे मजबूत बनाया जाए? बार को मजबूत ऐसे ही बना सकते हैं कि हम जब इलेक्शन हो तो उसमें हम जेन्युइन लोग लेकर आए। इलेक्शन के सिलसिले में जब इलेक्शन हो तो हम ये नहीं देखें कि फलां कह रहा है कि मुझे इसको वोट देना है तो उसको, वकील तो वो होता है कि हम तो अवाम उन्नास पे कहते हैं कि अवाम जो है बिरयानी की प्लेट पे वोट देती है, और ये हम वकीलों को क्या हो गया है? वकला में देखा गया है कि आजकल तसाद पाया जाता है, लड़ाई झगड़ों के दौरान अलग हो जाते हैं, इलेक्शन के करीब वोटिंग के हवाले से भी अलग हो जाते हैं, लेकिन जब अदलिया की बहाली और जज साहिबान की बहाली का मैटर सामने आता है तो वो एक पिच पर आ जाते हैं। हाँ। इसकी वजूहत क्या है सर? इसकी वजूहत ये है कि जब अदलिया की बहाली पर बात आती है जी तो वकला बिल्कुल एक हो जाते हैं जी, लेकिन जब वकला की इज्जत पे बात आती है तो जजेस जो है ना वो मुंह फेर लेते हैं, और वकला इसलिए साथ होते हैं कि वकला असल में तहरीक जो इसकी हमारे 2007 में जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक चली थी, तो तहरीक कोई ये लाडला नहीं था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कोई हीरो नहीं था, लेकिन उसूली एक मौक़िफ़ था कि सुपरमेसी ऑफ लॉ का झगड़ा था कि आपने जज को, एक सिटिंग जज को एक कैसे आपने उसको कुर्सी से हटा के, और इस उसूली मौक़िफ़ था। कहा जाता है कि जस्टिस मुनीर के दौर से अदलिया में खामियां शुरू हुई, फिर उसके बाद एक तहरीक चलती है 2007 में अली अहमद कुट की सरबराही में, जो रियत एजाज हसन, यूसुफ लगारी साहब और दीगर वकला शामिल होते हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के बाद और मज़ीद खामियां पाई गईं। काजी फाइज एहसास अपने माजी की गलतियों का एतराफ़ करके गए, जस्टिस साहब के निसार ने भी खामियां पैदा की। तो आप क्या समझते हैं कि अदलिया के हालात कहाँ जा रहे हैं? अदलिया के हालात बहुत ख़तरनाक हद तक ख़राब हो रहे हैं और ख़राब होने जा रहे हैं। ये हम हैं जो कोर्ट्स का डेकोरम बहाल किए हुए हैं वकला। ये अदलिया के हालात कौन ख़राब कर रहा है सर? ये खुद जजेस कर रहे हैं खुद जजेस कर रहे हैं। रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, रिलीफ नहीं मिल रहा है अवाम उन्नास को। और मैं एक सीधी बात बता रहा हूँ कि अभी जो निचली सतह पे जो जजेस हैं, ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन निचली सतह पे जो जजेस हैं, वो जो मजिस्ट्रेट हैं, जो सिविल जज, सीनियर जज, एडिशनल, वो तो अभी बिल्कुल जैसे मुख्तियार कार और जैसे SDM वगैरह जो रिश्वत में मशहूर हैं, तो आजकल वो भी हैं। अगर माजी के जज साहिबान की बात की जाए, जस्टिस अनवर तहील जमाली साहब, रशीद रिजवी, नज़र अकबर साहब और दीगर शख्सियात गुजरे हैं, उनके जजमेंट बोलते थे, लेकिन आजकल के जजमेंट सामने नहीं आते। जज साहिबान मीडिया पर आके बातें करते हैं, क्यों? नहीं, रशीद रिजवी साहब तो वकील हैं, वो तो जस्टिस नहीं रहे, लेकिन रह चुके हैं। अच्छा, रशीद रिजवी साहब जी। लेकिन ये है कि आपके अभी जो आयशा मलिक साहिब आए जस्टिस, देखें आप उनके फैसले देखें, उनके फैसले माशाल्लाह वो ना सिर्फ सराहे जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन बहुत पावरफुल फैसले हैं। इसी तरह एक दो जजेस हैं जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, अवाम उन्नास के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं। बाकी तो सारे डिक्टेशन पे चल रहे हैं, बाकी तो सारे डिक्टेशन पे हैं। निचली सतह की अदालतों में जज साहिबान शोर लीव लेके चले जाते हैं, आर्गूमेंट्स नहीं करते, इसकी वजूहत क्या होती है सर? उनका दिमाग ख़राब है, एतजाज़ हसन चौधरी ने बोला कि अगर सारा दिन, मैंने सुना था एक जगह कि सारा दिन सुबह 8 बजे से 5-6 बजे तक एक जज अपनी चेयर पे बैठा, चैम्बर पे बैठा, सिर्फ ये सुनता रहे,
माय लॉर्ड, लॉर्डशिप यही सुनता रहे तो उसका दिमाग खराब होगा या नहीं होगा। ये बहुत जबरदस्त बात की थी उन्होंने। तो खौफ निकल जाता है ना खुदा का, तो फिर इंसान फिरौन भी बन जाता है, यजीद भी बन जाता है। अदलिया के हालात को मौजूदा वक्त में आप किस निगाह से देखते हैं? मौजूदा वक्त में अदलिया को संभालने की बहुत ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि वकला तो अभी तैश में हैं। अभी देख रहे हैं आपके वकला भी अपनी गम और गुस्से का इजहार कर देते हैं कोर्ट्स में। ये आहिस्ता आहिस्ता या अगर भड़कती भड़कती अगर अवामुन नास तक चली गई, अवामुन नास ने भांप लिया कि भाई ये जजेस तो मारवाए कानून चल रहे हैं, भाई ये जजेस तो हमें रिलीफ नहीं दे रहे हैं। जिस दिन अवामुन नास को ये पता चला और हमने डेकोरम रखना कोर्ट का छोड़ दिया, जैसे आप देखते हैं हम कोई बटन भी किसी के खुले तो हम कहते हैं ऑनरेबल जज बैठे हैं, आप उनके सामने ये बटन बंद करें। भाई हम आपकी इज्जत करवाते हैं, जजेस से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि हम आपकी इज्जत तो अल्लाह देने वाला है, लेकिन डेकोरम हम कायम कर रहे हैं, तो आप हमें भी तो वही ड्यू रिस्पेक्ट दें। नहीं तो फिर ये होगा कि पहले वकला, अभी बहुत वाकयात आप सुन रहे हैं, किसी जज को ताला लगा दिया, किसी के साथ क्या हो गया। तो ये अगर बढ़ते बढ़ते अगर अवाम उन्नास तक आ गए और हम वकला साइड पर हो गए। सर तो आजकल के दौर में बदकिस्मती के साथ कि वकला की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, झूठी FIR दर्ज की जा रही है। ख्वाजा शमसुल हसन साहब का कराची में कत्ल, आमिर वाई साहब पर कातलाना हमला, ये क्या वजूहत है सर? सर वजूहत तो ये है कि देखें अभी तो ऐसी सिचुएशन है, अल्लाह रहम करे हुए, पाकिस्तान में कोई भी सिक्योर तो नहीं है जी। वकला की आप बात करें, वकला तो वैसे ही सिक्योर नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस मुल्क में सिक्योर है कौन? यहाँ पर पता नहीं क्या है। हम फिर वही का बात कहूँगा कि जब बैकबोन होती है किसी भी सोसाइटी की, जुडिशरी बैकबोन होती है। हम वकील, पुलिस और जज, अगर हम तीन जो कंपोनेंट हैं सोसाइटी के, और वो हम अपना किबला दुरुस्त करें ना, तो ये जो भी हम सुन रहे हैं कि झूठे केसेस या क्या, तो उसमें भी हमें लोगों का बदअमनी ये सब खत्म हो सकती है। वकला के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई कानून साजी की गई है? जी, कानून साजी अभी बिल्कुल की गई। अभी सिंध हुकूमत की तरफ से भी ये लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारे पास मुतारिफ किया गया है जी, उसमें काफ़ी हद तक वकला को प्रोटेक्ट किया गया है। और लेकिन अमल दरामद होगा या नहीं होगा? हाँ, अमल दरामद काफ़ी हो भी रहा है, कई जगह पर दिख भी रहा है और कई जगह पर लेकिंग्स भी हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि लेकिंग वहाँ होगी जहाँ डिस्ट्रिक्ट की या हाई कोर्ट की बार कमज़ोर होगी, एसोसिएशन कमज़ोर होगी। सेनेटर हामिद खान ने 26वीं आईनी तरमीम को अदलिया में चैलेंज किया। हाल ही में डी चौक इस्लामाबाद पर वकला का एहतजाज सामने आया। बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ सामने आता है कि अदलिया में चैलेंज करने और एहतजाज करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये पार्लियामेंट का हक है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का आइनी बयान है सियासी? ये देखें है तो आइनी बयान, आइन के दायरे में रहते हुए वो कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम करना वो हमारा काम है, वो वकला का काम नहीं है। क्योंकि जो भी अमेंडमेंट होती है तो वो ज़ाहिर है एक प्रोसेस के थ्रू प्रोसीजरल है उसका, तो उसमें अगर वो लेकर आए सही या गलत, ये आप मुझसे सवाल करें तो वो एक अलग सवाल है कि 26वीं आइन से हमने क्या खोया क्या पाया, वो एक अलग सवाल है। बाकी इख्तियार तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट का है ना। तो सर इसमें 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहाँ तसाद पाया जा रहा है वकला के दरमियान? वकला के दरमियान तसादुम तो यही है ना। फिर मैं वही कहूँगा कि बार एसोसिएशंस अगर हमारी मजबूत होती, बार काउंसिल हमारी मजबूत होती, तो ये अमेंडमेंट आती ना, पहली बात आने नहीं देते। अब 27वीं आईनी तरमीम की बातें की जा रही हैं, 28वीं भी आएगी जी। जब एक इसके असरात क्या होंगे सर? देखिए अभी हम 26 के असरात से नहीं निकल सके हैं, भुगत रहे हैं, उसको भी हम भुगत रहे हैं। अभी दूसरी तरमीम आएगी, उसको भी भुगता जाएगा। लेकिन जो है ना, हो सकता है जैसे अभी इलेक्शंस आ रही हैं, हो सकता है कुछ ऐसे इलेक्ट होकर दोस्त हमारे आ जाएं जो एक उसूली दोस्त हों और उसूल का दामन ना छोड़ें, तो फिर तो जाहिर है फिर अगर वकला डट के खड़ी हो गई पाकिस्तान में जो भी हुकूमत मुसल्लत हुई उसने कानून में तरमीम की, कानून साजी की,
लेकिन ये आवाम के फलाह बहबूद के लिए की जाती है या अपने ज़ाती मुफादात के नहीं लिए? नहीं नहीं, ये अपने ज़ाती मफादात के लिए। ये अवाम उन्नास में कौन सा, अब 26वीं तरमीम की अमेंडमेंट जी, पढ़ें, उसमें अवाम को कहाँ रिलीफ है? जी, वहाँ पर रिलीफ तो है जो हाई फाई लेवल की जो फैमिलीज़ हैं उनको है। और जो दूसरी बात ये कि जो जजेस हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जी। जो जजेस आए हैं, वो भी कोई एक्सपर्ट जजेस नहीं है, उनसे नुकसान है अदालतों हमें। में इंसाफ की फरहमी से के हवाले से कहाँ रुकावटें पाई जा रही हैं, इनको हम्म, कैसे फ़ाल बनाया जाए? इनको देखें, रुकावटें ये हैं कि एक तो जो जुडिशरी है जी, उनमें भी मुझे ये लगता है कि उनमें भी एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हुँ, जुडिशल मजिस्ट्रेट्स जो हैं हमारे, उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल से हमारा इंसाफ की जी, आवाज़ बुलंद होती है ना। सुप्रीम कोर्ट तो आखिर में आती जी, है, बिल्कुल। हमारी पहले तो सिविल जुडिशल जी, मजिस्ट्रेट, बिल्कुल। और जी, यहाँ से हमारी आवाज़ उठती है। लेकिन वहीं पर अगर दब जाए आवाज़, हुँ, तो फिर ये एक प्रेशर कुकर की तरह कभी भी ये फटेगा। हुँ, जो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो चलो वकला झेल रहे हैं, जी। लेकिन ये आवाम की जब शोल्डर्स तक बात आई ना, तो फिर बहुत बड़ा मसला सर, होगा। आप एक प्रोफ़ेशनल वकील के साथ एक आम शहरी भी हैं। हैदराबाद के शहरियों का एक सवाल सामने आया है कि हमें इंसाफ दो। कराची हैदराबाद की सड़कें टूट-फूट कर शिकार हैं। बिजली, पानी, गैस नायाब है। इस हवाले से शहरी जो हैं किसका दरवाज़ा खटखटाएँ इंसाफ के हवाले से? शहरी अभी इंसाफ के हवाले से तो मैं तो आपको सीधी बात कहूँगा, जो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। और शहरी जो हैं वो एक ही हमारे पास दरवाज़ा है, लेकिन उस दरवाजे से मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है कंटिन्यूसली, हुँ, मुसलसल। मैं आपके चैनल की तवज्जो से ये कह रहा हूँ कि हायर अथॉरिटीज़ को कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूँ, सिंध के चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूँ कि जो वकला की आवाज़ें हैं, जो वकला के साथ जो हो रहा है, उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल हुँ, वकला को रिलीफ देना या ना देना की बात नहीं होती है। जी, जजेस अगर फेवरेटिज्म करते हैं तो ये सोचते हैं कि जैसे मेरा केस है तो शोरों की मैंने बेल डिसमिस कर दी। जी, शोरों का क्या जाता है, शोरों तो अपने पैसे ले लेता है, जी, वकील तो अपने पैसे ले लेता है, नुकसान तो उस गरीब का हो रहा है, हक तो उस गरीब का मारा जा रहा है। जी, तो इस तरह से फेवरेटिज्म को खत्म खत्म करना होगा, हुँ, और एक इंसाफ की रूह हमें शरीयत के मोहम्मदी मौजूद, और हुँ, हमें, हम मुसलमान हैं, बीइंग ए मुस्लिम, हमारा बेशक, फ़र्ज़ है कि हम कुरान और सुन्नत का, कुरान और शरीयत का दामन ना छोड़ें। हुँ, हमने छोड़ा है, इस वजह से यहाँ हमारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। और ट्रेनिंग में हम कुरान और शरीयत को, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करें कि भाई अवाम उन्नास में खिदमत करने की, आपके लिए आपको अल्लाह ने चूज़ किया है जी। कि आपको ये चेयर दी है। सूबाई हुकूमत के साथ ज़िला इंतज़ामिया भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। यूनियन कौंसिल का क्या किरदार है सर, तरक्याती कामों के हवाले से? यूनियन काउंसिल्स जो अभी देखें, अभी सब समेटने में पूरे हैं, जो भी चेयरमैन, जो भी नायब नाज़िम या जो भी जी, हैं, तो काम बहुत कम हो रहा है ये। बाकी हैदराबाद में जो है हमारे जो मेयर साहब हैं, वो अपना अपने तवज्जुह से, अपने बस में उनके जितना भी है वो काम कर रहे हैं। उनकी टीम टीम सिर्फ हो, एक मुतहरिक हो। जी, कुछ हैं अनासिर हैं जो इस निज़ाम को भी मफलूज करना चाहते थे, जी, चाहते हैं, अभी भी हैं। हुँ, बारिशों के मौसमों में देखो जी, बिल्कुल, मेयर साहब को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा हुँ, कि नाले और गटर भी बंद कर दिए गए अपोजिशंस की सही, जी, तरफ से, जी, ताकि इनकी, भाई क्या होगा मेयर को, या उनको क्या होगा, डूबेंगे या परेशानी में जो मुब्तला होंगे वो तो अवाम उन्नास होगी। बेशक, लेकिन इस तरह के हथकंडे और इस तरह के, तो इस वजह से थोड़ा निज़ाम जो है बल्दिया का, वो मैंने कहा कि नीचे से तो सामान समेट रहे हैं, जी, जो चेयरमैन वगैरह हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, हुँ। और वो उस तरह जिस तरह करना चाहिए था। लेकिन जो ऊपर हैं उनका तो देखें सर वो तमाम कैसा। इदारों से करप्शन कैसे ख़त्म की जाए? करप्शन जब तक इधर ईरान जैसा रेवोल्यूशन नहीं आएगा, हुँ, तब तक करप्शन मैं नहीं समझता कि यहाँ पर तो ख़त्म ये होगी। कौन लाएगा सर? ये खुदा लाएगा, रब्बुल आलमीन लाएगा, बेशक, और वही उसी के हाथ में। उसने पाकिस्तान बनाया है, देखें पाकिस्तान बनाए
तो कोई उसकी लॉजिक है अल्लाह के पास, कलमे के नाम पर बनाए, बेशक ऐसे नहीं बनाए, बेशक ऐसे पाकिस्तान को कोई भी हल्का ना दे, जी ये बनाए। हाँ, करप्शन हमारे अंदर के जो हालात हैं वो ठीक है, अल्लाह उसको बेहतर भी करेगा, हमारी दुआएं हैं, हमारा मुल्क है इंशाल्लाह हाई फाई लेवल पर उठेगा, पूरी दुनिया में सितारे की तरह चमकेगा, चमक भी रहा है। जी लेकिन जो हमारे अंदर की जो खराबियां हैं वो भी दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन वो दुरुस्त ऐसे ही होंगी, जब तक रेवोल्यूशन नहीं आएगा तब तक यहाँ पर तो अभी तो हर ऐसे शख्स अगर अपनी पहले इस्लाह कर ले तो तरक्की हो सकती है। कौन, हाँ, हर शख्स जी इंडिविजुअली जी करे तो हो सकती है, लेकिन अब वो माहौल हम उससे निकल आए। अब जो इंडिविजुअली जो इस्लाह है हम्म, वो बहुत मुश्किलों सफ़र पीछे छोड़ कर आ गए, हम्म, क्योंकि अभी हम उस जोन में चले गए कि उस जिस जोन में सिर्फ इंसान को पैसा, लालच और ये चीज़ नज़र आती है, और रिश्ते नाते और कोई फीलिंग्स बेशक फीलिंग्स लेस इंसान हो गया है। सर कश्मीर पे बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यूम सियाह दिन। कश्मीरी अवाम अपने हकूक से महरूम, आज़ादी के मुंतज़र हैं। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? मसला कश्मीर का हल, मैं पहली बात तो दुआगो हूँ, हमारे कश्मीरी भाइयों ने बहुत जुल्म सितम सहे हैं, उसकी एक तारीख रकम हुई है जिसमें मैं उनका दुआगो हूँ, अल्लाह पाक अपने अपने रहम से उनको आज़ादी नसीब फरमाए, जी और इंशाल्लाह आज़ादी नसीब होगी। अभी जो है थोड़ा तेज़ जद्दोजहद तेज़ करने की ज़रूरत है, अक़वाम मुत्तहिदा में जी हम थोड़ा आवाज़ उठाएं, और थोड़ा या तो फिर टेबल टॉक्स पे। अगर फ़ौज पाकिस्तान की बात की जाए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, हाल ही में इन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर कश्मीर को उजागर करते हुए कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में आवाज़ बुलंद की है। तो आप क्या समझते हैं कुछ राहें हमवार होंगी? हाँ, ये फील्ड मार्शल हमारे जो है ना, ये हाफिज़ साहब जो है माशाल्लाह बहुत एक ताकतवर फील्ड मार्शल हैं, और अल्लाह पाक इनके ही बाजू में ही हिम्मत दे, अल्लाह इनको हिम्मत दे, और इनके ही नसीब में ये आ जाए कश्मीर की आज़ादी। और मैं समझता हूँ कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अगर हिम्मत करें तो पूरी कौम पाकिस्तान की उनके पीछे खड़ी है, और इंशाल्लाह हम डट के खड़े होंगे। जी हम अपनी पाक आर्मी के पीछे शाना बशाना, हम तो वो खुद सर हैं कि अपनी भी तमन्ना ना करें। पाक आर्मी अगर कहेगी कि आप आगे खड़े हो तो हम आगे भी खड़े होने वाले हैं, लेकिन उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं एक रब से, और एक जो नीचे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जाहिर है एक हमारे मुल्क की एक कमान है, हमारे सुपे सालार हैं, और हमें ट्रस्ट है उनमें। अगर वो कदम बढ़ाएंगे पूरी कौम उनके साथ होगी, और कौम जिस हाकिम के साथ होती है तो खुदा भी, रब भी उसका साथ देता है। कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 8 नवंबर 2025 को मुनक्किद होने जा रही है। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को और नए आने वाले वकला को अपनी कीमती पैगाम क्या देंगे? कश्मीरी भाइयों को तो मेरा पैगाम ये है कि आप हिम्मत ना हारें कभी भी, और हम सब आपके सुबह सिंध हो, सुबह पंजाब हो, सब लोग आपसे ना सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि आपको चाहते हैं, और आपकी ट्रेडिशंस, आपकी सकाफ़तें बहुत प्यारी, एक जन्नत का टुकड़ा है। अल्लाह इस जन्नत का टुकड़ा इसको कायम व दायम रखेगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं मौला हुसैन के तवस्सुल से, ये कश्मीर को मौला हुसैन के तवस्सुल से, इन तमाम आयमीन की उनकी तरफ से, उनके तवस्सुल से, उनकी नज़र करम से इसको कश्मीर को बहुत जल्द मौला आज़ाद करवाए, ताकि कश्मीर की सांस आवाम सुख का सांस ले, और हम उनके शाना बशाना चलें अपने भाइयों के साथ। एक तो ये उनको पैगाम देता हूँ कि आप जद्दोजहद जारी रखें, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक कभी चोर की भी मेहनत रायगा नहीं करता। ये तो आप तो शहीद हो रहे हैं, आप तो गाजी हो रहे हैं, आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। बाकी रही बात नए वकला के आने की, तो नए वकला के लिए मेरे पास अल्फाज हैं कि उनको हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं, हमारी बेस्ट विशेस उनके लिए हैं, मौजूद हैं। मैं पर्सनली उनके लिए बहुत काम भी कर रहा हूँ, जो जूनियर्स हमारे आ रहे हैं काफ़ी बाहर के अहदेदारों को साथ लेकर, और उनसे नए वकला से तवक्का करता हूँ कि मेहरबानी करके
सिर्फ ये करें कि काले कोट का सदका भी निकालें हम। हम्म, मैं कहता हूँ काले कोट का सदका निकालना, इसको कहता हूँ कि आप दर्दमंदों के काम आओ, हम्म, जो जिन जिन जो बेचारे एफआईआर नहीं कटवा सकते अपने जुल्म सितम की, उनके लिए ढाल बन जाओ। जो यतीम बन जाते हैं, जिनको मारा जाता है, जिनके वालिदों को, जिनको, उनकी ढाल बन जाओ। तो इस तरह से आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर एक एक वकील भी अगर अवाम उन्नास के लिए खड़ा हो जाए, तो यकीन करें कि 50% जो है ना हमारे लोग एक उनको सुख का सांस ले सकते हैं। क्योंकि सिर्फ रोटी खाना ये तो बेसिक बुनियाद है, जी, लेकिन जुल्म सितम जो है ना वो भी बेसिक है, वो भी बहुत बढ़ गया है हद से ज़्यादा। तो वकला को, नए वकला से उम्मीद रखता हूँ कि वो अपने विजन लेकर आएँ और अपना टारगेट रखें, अपनी रब की रज़ा को टारगेट रखें ना, तो फिर हम सब इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान सेट हो जाएगा। इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका बड़ी वक्त देने मेहरबानी का, सर, बड़ी बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू।